हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है आपकी मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन बनता है ये सिर्फ एक बहुत छोटा सा टॉपिक है मध्य प्रदेश की जलवायु को, और जलवायु के संबंध में चूंकि एक क्वेश्चन बनता है आपके मुख्य परीक्षा में कि बताइए कि मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप जलवायु को तभी समझ पाएंगे, क्योंकि जलवायु में हम अपनी आंसर राइटिंग में किन किन चीजों का उल्लेख करते हैं, तो उसमें हम तापमान बताते हैं। तापमान में भी आप बताएंगे कि ग्रीष्म काल में हमारे मध्य प्रदेश का तापमान कितना होता है, औसत तापमान, और शीत ऋतु में कितना औसत तापमान पाया जाता है। साथ ही आप वर्षा की मात्रा भी बताते हैं, और यही सारी चीजें मिल करके आपकी जलवायु का निर्धारण करती है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जलवायु तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जलवायु पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा तापमान के बारे में देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो तापमान है वो कब किस समय पर सर्वाधिक प्राप्त होता है मध्य प्रदेश को, और किस समय पर वो कम मिलता है। साथ में यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की ऋतुओं को भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं और उन ऋतुओं की विशेषताएं वगैरह क्या है। और इसके बाद है आपका टॉपिक है वर्षा। तो मध्य प्रदेश में वर्षा को भी हम देखेंगे, क्योंकि वर्षा को आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा जो है वो मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा का मतलब होता है दोस्तों कि ये वर्ष में जो वर्षा ऋतु होती है, मात्र वर्ष भर में आप देखें तो 3 से 4 महीने ही हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। अतः मानसूनी पवनों के द्वारा जो वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में होती है उसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने और भी थोड़ा चीजें लिखी हुई कि मानसूनी वर्षा हमारी जो मध्य प्रदेश में होती है वो 2 शाखाओं से होती है। एक अरब सागर की शाखा से भी मध्य प्रदेश वर्षा प्राप्त करता है, और दूसरा है आपकी बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा प्राप्त होती है। लेकिन ये सारी चीजें देखने से पहले आइए हम थोड़ा सा नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो जलवायु, अगर मैं आपसे पूछूं कि जलवायु क्या होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो 3 मार्कर में हमसे ज्योग्राफी के पेपर में पूछा जा सकता है। तो जलवायु और मौसम, इन दोनों की परिभाषाएं क्या होती हैं और क्या बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के मध्य। तो मैं बात करूं सबसे पहले जलवायु की कि जलवायु होती क्या है। ठीक है, तो समझिएगा कि जलवायु हम कहते किसे हैं कि जब किसी विस्तृत क्षेत्रफल में या विस्तृत क्षेत्र में जो मौसम संबंधी जो दशाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा हो गया, तापमान हो गया, या आर्द्रता हो गई, पवनों की गति हो गई, और जब इन्हीं मौसमी दशाओं के औसत को हम मिला लेते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, मैंने बात करी कि जब किसी क्षेत्र विशेष में या किसी बड़े भूभाग में जब मौसमी दशाएं एक दीर्घ काल तक बनी रहती हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जलवायु। और जब यही मौसमी दशाएं अल्पकालिक होती है, अल्प समय के लिए, जैसे कि 1 महीना हो सकता है, वो 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो जब यही मौसमी दशाएं अल्पकाल के लिए उसी स्थान विशेष में होती हैं तो उसे हम मौसम कहते हैं। और जब किसी विस्तृत भूभाग में एक लंबे समय तक वही मौसमी दशाएं विद्यमान होती हैं तो उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कि चूंकि हमारा जो भारत है, हमारे भारत के मध्य में स्थित है हमारा मध्य प्रदेश, तो जैसी जलवायु हमारे भारत में पाई जाती है, ऐसी जलवायु हमारे भारत में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब ये है, होता क्या है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो यहां पर ये 2 शब्द दिए हुए हैं, देखिए, पहला है आपका उष्णकटिबंधीय और दूसरा है आपका मानसूनी जलवायु। तो ये 2 शब्द हैं, तो आप अगर इन दोनों शब्दों को समझ लेंगे तो ये आपको जलवायु क्या है ये आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंधीय को देखते हैं। उसके लिए आप इस मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये कटिबंधीय बनाया है मैंने। अब चूंकि हमारे जो विश्व के जितने भी अधिकतर प्रदेश हैं उन प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
अब ये जो जलवायु के जो निर्धारण तत्व हमें प्राप्त होते हैं, वो हम तापमान को लेते हैं, वो हम वर्षा की मात्रा को लेते हैं। इस आधार पर जो है जलवायु का निर्धारण होता है। तो तापमान के आधार पर हमारे विश्व को हमने 3 कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में हमने बांटा है। तो वो 3 जलवायु प्रदेश होते कौन कौन से हैं, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक, ठीक है, तो ये 3 कटिबंध हम देखते हैं कि 3 कटिबंध तापमान के आधार पर कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया एक, ये आपका वृत्त जो बना है, जिसको हमने यहाँ पर ग्लोब के रूप में दर्शाया, ये आपका क्या है, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। और पृथ्वी के मध्य से ही आपको पता है ये जो रेखा है 0 डिग्री, ये कौन सी रेखा कहलाती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके बाद आप, चूंकि यही रेखा जो है दोनों गोलार्धों में को बांटती है पृथ्वी को, एक होता है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाया और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद एक रेखा ये है जो डॉट 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 है, ये हमने इसका नाम दिया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा कहलाती है, जो कि जिसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये जो कटिबंध हमें देखने मिलता है, ये कौन सा कटिबंध होता है, ये उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर के और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन सा कटिबंध है, आपका उष्ण कटिबंध। इसके बाद बात करें, फिर देखिए आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो कटिबंध है, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध नाम देते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो कटिबंध है, वो आपका शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो कटिबंध है आपका, वो कौन सा है, तो तीसरा है आपका 66.5 डिग्री, इधर आप चाहे साउथ में ले लीजिए चाहे नॉर्थ में ले लीजिए, वो तीनों दोनों चीजें बराबर है। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक का जो पूरा कटिबंध है, वो है आपका शीत कटिबंध। सेम ऐसे ही आपका उत्तर में है 66.5 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो कटिबंध है, वो शीत कटिबंध कहलाता है। तो समझ में आई बात। तो कितने कटिबंध है, 3। कौन से अगर मैं नाम लूं उनके, एक है आपका उष्ण कटिबंध, दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है आपका शीत कटिबंध, ठीक है। तो कटिबंध समझ में आया। अब चूंकि अब देखिए हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय। तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने जब आपको मध्य प्रदेश की अवस्थिति बताई थी कि हमारे मध्य प्रदेश का अंशांशी और देशांतरी विस्तार कितना है, तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश का जो अंशांशी विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक है, यही मैंने बताया था आपको। तो ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कहां पर है, हमारा मध्य प्रदेश की जो सीमा चालू होती है, आपको ये भी पता है कि ये जो कर्क रेखा है वो हमारे मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर हमारा कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश बनाना चाहूं तो कुल मिला के देखिए, कुल ऐसा हमारा मध्य प्रदेश जो है ये बनेगा, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पोजीशन देखिए किस कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में आता है। हमारा अधिकतर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग हमारा किस कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। इसलिए हमने यहाँ पर नाम क्या दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्राप्त होती है। ये बात समझ में आई। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जो मैंने लिखा था यहाँ पर, मानसूनी जलवायु, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु को समझने के लिए हम चलते हैं अब दूसरे चित्र में। तो अब बात करते हैं हम, अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा हम लीक से थोड़ा सा हटके बात करेंगे, क्योंकि हमें मानसून को समझना है। तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, सूर्य और पृथ्वी की पोजीशन को, उसकी स्थिति को, तो आपको लगभग मानसून समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मानसून आने का भी एक टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पीरियड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये पहले समझना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अच्छा आपको पता है कि हमारे पृथ्वी में दिन और रात क्यों होते हैं, हमारी पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन है वो कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पृथ्वी जो है वो आपको पता है कि वो सूर्य के चक्कर लगाती है, और साथ ही साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर भी क्या है, घूमती है। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही होती है, तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के फलस्वरूप दिन और रात बनते हैं,
और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, तो तब उस दौरान ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष कैसे लगातार बदलती रहती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, फिर से वही मानचित्र है आपके सामने कि एक पूरा मैंने ग्लोब बनाया हुआ है और उस ग्लोब में भूमध्य रेखा है, साथ में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा, और आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 21 मार्च से, 21 मार्च से। 21 मार्च को होता क्या है कि जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, कहां पर? भूमध्य रेखा में। ठीक है, तो सर्वाधिक तापमान कहां मिलेगा? भूमध्य रेखा में मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर दो चीजें हैं, एक डॉट ये मैंने बनाया है 21 मार्च और दूसरा डॉट बनाया है मैंने ये 23 सितंबर का। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो इन दोनों स्थितियों में लगभग दशाएं एक जैसी रहती हैं। दशाएं एक जैसी मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती है वो एकदम सीधी चमकती है, कहां पर? भूमध्य रेखा में। ठीक है, और इसी दिन जो है पूरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति जो है वो लगभग बराबर होती है। अगर यहाँ पर 12 घंटे का दिन है तो यहाँ 12 घंटे की रात होगी, यहाँ 12 घंटे का दिन है तो यहाँ 12 घंटे की रात होगी। ठीक है, एक चीज और यहां पर देखना आपको कि 21 मार्च और 21 सितंबर की जो दोनों स्थितियां हैं, इस स्थिति को हम क्या नाम देते हैं? विषुव नाम देते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, विषुव। लेकिन जो 21 मार्च का जो विषुव है उसको हम क्या नाम देते हैं? 21 मार्च को हम देते हैं इसको बसंत विषुव, और जो 23 सितंबर का विषुव है उसको हम नाम देते हैं शरद विषुव। इसको बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी 3 मार्कर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है, मुख्य परीक्षा तो है ही है, साथ में आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में भी ये कभी कभी पूछ लेता है। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में ही पूछेगा, हिंदी के पेपर में भी वो जो उच्चारण होता है वो एक बार 2008 के प्रीलिम्स परीक्षा में वो इक्विनॉक्स के वही बारे में पूछा हुआ था। तो आपको इस जो टर्म है इसको आपको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने बसंत विषुव बनाया जो कि 21 मार्च की स्थिति होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, और जो 23 सितंबर का जो विषुव है, जो शरद विषुव कहलाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपके। इसके बाद देखिए कि अब थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करें आप कि मैंने बात की 21 मार्च की। ठीक है, 21 मार्च को होता क्या है कि सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत चमकती हैं। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत चमकी। इसके बाद हुआ क्या कि अब जो है सूर्य, चूंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो है वो घूम रहा है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि 21 मार्च के बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं तो मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल के बाद आता है मई के बाद आता है जून। तो धीरे धीरे सूर्य की पोजीशन कहां पहुंच गई? ये आपकी कर्क रेखा के लंबवत पहुंच गई। अब सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत चमक रही हैं? आपकी कर्क रेखा में। तो याद रखिए, अब आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिएगा कि 21 मार्च के बाद चूंकि सूर्य कहां बढ़ रहा है? कर्क रेखा की ओर। और ध्यान दीजिए कि हमारा मध्य प्रदेश कहां पर था? हमारा मध्य प्रदेश भी यहीं पर है। मध्य प्रदेश के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मैंने बताया है आपको। तो याद रखिए, जब ये सूर्य जो है 21 मार्च के बाद उत्तरायण होता है और 21 जून को कहां पहुंचता है? इस कर्क रेखा पर। तो इसी दौरान हमारे मध्य प्रदेश में 21 मार्च के बाद क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने लगता है। कहने का मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में जो तापमान होता है, तापमान में हमें वृद्धि देखने मिलती है 21 मार्च के बाद। क्योंकि सूर्य जो है वो उत्तरायण होने लगता है और धीरे धीरे वो 21 जून की स्थिति में कहां पहुंच जाता है? कर्क रेखा में। तो जब 21 जून होगा तो सोचिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो उन 14 जिलों और साथ में उसके आसपास के जितने भी जिले होंगे वहां का जो तापमान होगा वो सर्वाधिक पाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है? अब फिर जो सूर्य है फिर वो भूमध्य रेखा की ओर चलता है। तो सूर्य हालांकि नहीं चलता है, चलती घूम आपकी पृथ्वी रही है, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। तो 21 जून के बाद फिर क्या हुआ? जो सूर्य की पोजीशन आई वो पुनः कहां पहुंच गई? भूमध्य रेखा के लंबवत। ठीक है, तो अब ये 21 जून की जो स्थिति है, यहां पर तापमान सर्वाधिक पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में।
और आपको पता है कि 21 जून के बाद ही हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा मौसम चालू होता है? 21 मार्च से 21 जून तक जो है तो वो लगभग ग्रीष्म ऋतु रहता है, और जून के बाद से हमारे मध्य प्रदेश में जो है वर्षा ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। क्यों होता है? जब मैं आपको वर्षा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं रीजन, चूंकि यहाँ पर ये मुझे बताना पड़ता वहां पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले ही चीजें क्लियर कर दिया कि आपको डाउट कहीं से भी कहीं तक नहीं होगा। तो 21 जून से 21 सितंबर तक हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु होती है, पानी गिरता है, ठीक है। तो तापमान यहाँ पर 21 यहाँ पर बढ़ता है, और जब सूर्य यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो हमारे तापमान में कमी देखने मिलती है, ठीक है। तो फिर 23 सितंबर को सूर्य यहाँ लंबवत चमका, ठीक है। इसके बाद जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन मतलब कि वो अब कहां जा रहा है? मकर रेखा की ओर। तो मकर रेखा में कब पहुंचता है वो? 22 जनवरी को, ठीक है दोस्तों। तो 22 जनवरी को जब सूर्य की रेखाएं जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो होता क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, जो कि अब सूर्य कहां पहुंच चुका है? दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच चुका है, तो यहाँ दिन जो है बड़े होंगे और रातें उत्तरी गोलार्ध में जो है तो बड़ी होंगी। मतलब यहाँ पर दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और यहाँ पर जो है तो रात बड़ी होगी उत्तरी गोलार्ध में और दिन छोटे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि 23 सितंबर के बाद चूंकि वर्षा ऋतु अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, वर्षा ऋतु में क्या होता है? मध्य प्रदेश का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है। और जब वर्षा ऋतु लगभग 23 सितंबर तक बादल चूंकि हट चुके होते हैं, मौसम खुल चुका होता है, आसमान स्वच्छ होता है, तो जो सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है, उस महीने में क्या होता है? तापमान में पुनः क्या होती है? वृद्धि होती है। और उसी तापमान में हुई वृद्धि को हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु को के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नवंबर के बाद आपका जो है तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है हमारे मध्य प्रदेश में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और लगभग आधे मार्च तक जो है तो शीत ऋतु हमारे मध्य प्रदेश में बनी रहती है, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों हमारे पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष। अगर ये चीजें आपने समझ ली हैं तो चूंकि यहीं पर आप सारी चीजों को, ऋतु और वर्षा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था ही आपका ऋतु परिवर्तन। तो चूंकि जब हम मध्य प्रदेश में ऋतुओं को पढ़ेंगे तो ये सारे डेटाज वहां पर आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम, पहला जो हमारा पॉइंट था तापमान, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमने डायग्राम में देखा था, तो संभवतः आप सूर्य की जो पोजीशन और हमारे पृथ्वी का जो घूर्णन था सूर्य के चारों ओर, उस स्थिति के आधार पर आप जो है अब तापमान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि 21 मार्च को सूर्य जब उत्तरायण होता है तो हमारे मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आती है, और जब दक्षिणायन होता है तो हमारे मध्य प्रदेश का तापमान कम होता है। तो उसी आधार पर कुछ ये फैक्ट्स मैंने लिखे हैं जो मेंस में तो नहीं, लेकिन आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि हमारे मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो कितना दर्ज किया गया अभी तक। हमारे मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है दोस्तों वो कितना है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करूं मैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान कहां पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत जो तापमान है वो गंज बसौदा में पाया गया, और गंज बसौदा किस जिले में है? ये विदिशा जिले में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो डेटा है गंज बसौदा विदिशा का है जो, तो वो थोड़ा सा वो पुराना हो चुका है। अब विगत 4 या 5 सालों से एक नया स्थान का नाम आने लगा है जो है कि आप बड़वानी है। बड़वानी में विगत 4-5 वर्षों से वहां का औसत टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो सर्वाधिक हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाए और ऑप्शन में क्या दिया हो बड़वानी, तो आपको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना है। इसके बाद मैं बात करूं कि सबसे कम औसत तापमान कहां पाया जाता है, तो सबसे कम औसत तापमान आपके शिवपुरी जिले में मिलता है। इसके बाद अब सर्वाधिक औसत तापांतर की मैं बात करता हूं। तो तापांतर होता क्या है दोस्तों? तापांतर का मतलब है कि एक सर्वाधिक तापमान और सबसे कम तापमान, तो सर्वाधिक तापमान और सबसे कम तापमान के बीच का जो अंतर होता है वही आपका तापांतर कहलाता है। जैसे यहां पर लिखा है मैंने कि सर्वाधिक औसत दैनिक तापांतर कब होता है, तो ये मार्च के महीने में पाया जाता है। ये कैलकुलेट कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए मार्च के महीने का जो सबसे ठंडा, जो सबसे न्यूनतम तापमान होगा और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, जैसे कि सबसे न्यूनतम हो गया आपका 10 डिग्री, सबसे हाईएस्ट हो गया 40 डिग्री, उन दोनों के बीच का अंतर 30 हुआ।
तो 30 जो है वो हमें कब मिलता है, मार्च के महीने में। ठीक है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो हमें मार्च के महीने में देखने मिलता है। इसके बाद मैं वार्षिक तापांतर की बात करूं तो सर्वाधिक जो औसत वार्षिक तापांतर होता है वो उत्तर के मैदान में होता है। निश्चित तौर पर दोस्तों, चूंकि आपको पता है कि जब सूर्य हमारा 21 जून को पहुंचता है कर्क रेखा में, तो कर्क रेखा के आसपास के जिलों का तापमान सर्वाधिक होता है। तो ये देखिए, उत्तर के मैदान की पोजीशन जो है वही है जहां से वो कर्क रेखा गुजरती है। उसके आसपास के जो जिले हैं वो भिंड है, मुरैना है और शिवपुरी है। कहने का मतलब कि इन जिलों में जो तापमान होगा वो सर्वाधिक होगा। कब? जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होगा। लेकिन वहीं जब सूर्य हमारा दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, मकर रेखा में, ठीक है, और जब वो दिसंबर की स्थिति में पहुंचता है वहां पे, तो सोचिए ये जो जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश के, ये सूर्य से काफी दूर हो चुके होंगे। तो दूर होने के क्रम में इन जिलों का तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, तो एक जगह पर सबसे कम तापमान और दूसरी जगह पर जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो सबसे कम तापमान। तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें कहां देखने मिलता है, उत्तर के मैदान में। ठीक है, इसलिए जो वार्षिक तापांतर है वो हमें उत्तर के मैदान में प्राप्त होता है। साथ ही एक फैक्ट और है दोस्तों, यहां पर देखना यह है कि मैंने यहां पर बताया था कि औसत जो सर्वाधिक तापमान है वो गंज बसौदा में, लेकिन एक स्थान पर नोट किया गया अब तक का सर्वाधिक तापमान, मतलब कि जैसे कि कोई स्थान है और उस स्थान विशेष में सर्वाधिक टेम्परेचर किस स्थान विशेष में अब तक दर्ज किया गया, तो वो स्थान कौन सा है, आपका खजुराहो है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो वो है कितना, तो वो अभी तक कितना दर्ज किया गया खजुराहो में, 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये मध्य प्रदेश का अभी तक का सर्वाधिक किसी स्थान विशेष में दर्ज किया गया तापमान है। ठीक है, अब बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना मई का महीना है, जो कि आपको पता है यही वो महीना है जहां जब ग्रीष्म ऋतु हमारे मध्य प्रदेश में होती है। तो मई के महीने में सर्वाधिक तापमान जो है पाया जाता है। जबकि सबसे ठंडा महीना हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा है, जनवरी। क्यों? क्योंकि इसी समय पर हमारे मध्य प्रदेश में जो है तो ग्रीष्म ऋतु लगभग अपने चरम पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है ये फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये लगभग तापमान, बस चीजों को इतनी ही आपको देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहला है, अब आपको तो पता है कि हमारे भारत के जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। एक है आपका ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु और तीसरा है आपका शीत ऋतु। ठीक है, तो पहला आपका ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हमारे मध्य प्रदेश में कब से होता है, तो आपको मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था जिसमें ऋतु परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने चर्चा की थी कि जब सूर्य जो है 21 मार्च से जब प्रारंभ होता है उत्तरायण होना और जून को पहुंच जाता है जब कहां पर, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उसी समय से जब वो प्रवेश करना चालू करता है 21 मार्च के बाद, तो हमारे मध्य प्रदेश का तापमान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। और वही जो समय टाइम पीरियड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि मार्च से लेकर के और जून महीने तक हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है दोस्तों, तो इस समय तक हमारे मध्य प्रदेश का जो तापमान है इस ऋतु में वो सर्वाधिक मिलता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे तापमान अधिक होने से, चूंकि आपको पता है कि हमारा जो ये मध्य प्रदेश था और इसी मध्य प्रदेश के मध्य से ये कर्क रेखा है और इसी कर्क रेखा पर वो सूर्य पहुंचता है 21 जून को, तो इसके आसपास जितने जिले मिलेंगे आपको वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है, तापमान अधिक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तर के जिले हैं मध्य प्रदेश में, ये ज्यादा तापमान प्राप्त करते हैं दक्षिणी भागों में स्थित जिलों की अपेक्षा। ठीक है, तो चूंकि तापमान ज्यादा हो गया तो हमारे यहाँ जो हवाएं चलती हैं उनमें आर्द्रता की एकदम कमी हो जाती है। आर्द्रता की कमी होने से वो जो हवाएं होती हैं वो एकदम सूखी चलती हैं। तो जब वो हवाएं चलती हैं ग्रीष्म काल में, तो ऐसा लगता है कि हमें कोई मार रहा है। और उन्हीं हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं, जो कि गर्मी की ऋतुओं में चलती है। ठीक है, कुछ और फैक्ट है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में किस और नाम से जाना जाता है, तो यूनाला के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, यूनाला। और बात करूं, अभी जैसे हमने चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म स्थान या सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पाया जाता है, औसत तापमान, तो वो है आपका गंज बसौदा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का प्रारंभ मैंने बताया था
कि जून से लेकर सितंबर तक की स्थिति को हम किस ऋतु के नाम से जानते हैं? हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के नाम से, जो कि जब सूर्य जो है पुनः 21 जून से सितंबर के तक आता है भूमध्य रेखा में, तो क्या होता है, तापमान चूंकि गिरने लगता है और गिरने के क्रम में हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है, वर्षा जो है हमारा मध्य प्रदेश प्राप्त करता है। ठीक है, वो जब मैं आपको अभी वर्षा पढ़ाऊंगा, क्योंकि वर्षा एक अलग सा चैप्टर है हमारे मध्य प्रदेश में, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो वर्षा ऋतु जून से लेकर सितंबर तक रहती है और हमारे मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, उस वर्षा ऋतु को हम किस नाम से जानते हैं? मावठा के नाम से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। तो आप सोचेंगे कि ये द्वितीय ग्रीष्म ऋतु होती क्या है, तो मैं इसको आपको समझा दूं कि आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे मध्य प्रदेश का जो तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है। इसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो मध्य प्रदेश में बादल छा जाते हैं आकाश में, और वही बादल आर्द्रता ग्रहण करके हमारे प्रदेश में क्या करवाते हैं? वर्षा करवाते हैं। तो जब वर्षा ऋतु है, हमारे मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? अचानक से गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या है? ज्यादा है। वर्षा ऋतु में तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन सितंबर आते आते, क्योंकि अब जो है तो हमारे मध्य प्रदेश के आकाश जो है, या आकाश बात करूं मैं, आसमान में जो बादल हैं वो एकदम खुल जाते हैं, या मैं कहूं कि आकाश जो है एकदम से स्वच्छ हो जाता है, बादल रहित हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि सितंबर के बाद लगभग अक्टूबर और नवंबर तक हमारे मध्य प्रदेश में टेम्परेचर में थोड़ा सा क्या आता है, उसमें बढ़ोतरी मिलती है। तो वर्षा ऋतु की अपेक्षा हमारे मध्य प्रदेश में के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य होती है, और नवंबर माह के मध्य फिर हमारे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है, क्योंकि अब जो है सूर्य वो दक्षिणायन होता है, और दक्षिणायन होने के क्रम में सूर्य मतलब अब कहाँ चमक रहा होता है? लंबवत मकर रेखा पे। तो ये मध्य प्रदेश से वो काफी दूर चला जाता है, तो उसकी किरणें बहुत तिरछी पड़ती है हमारे मध्य प्रदेश में। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं वो सर्वाधिक, वहां पर कम तापमान मिलता है दक्षिणी जिलों की अपेक्षा। ठीक है, तो नवंबर से फरवरी के माह के मध्य में हमारे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का आगमन होता है, और जो कि फरवरी माह तक रहती है। और इसी शीत ऋतु को हमारे मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? हम सियाला के नाम से। और मध्य प्रदेश में हमारा जो सबसे ठंडा स्थान है, वो जो सबसे जहां पर कम तापमान दर्ज किया गया, वो कौन सा है? शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और यहाँ पर लिखी है मैंने कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ है स्थापित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आपको नोट याद रखना है कि ऋतु वेधशाला हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित की गई है। तो ये तो था एक जानकारी जो कि ऋतुओं के संबंध में थी। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में वर्षा, कि मध्य प्रदेश में वर्षा कैसे होती है। तो दोस्तों, हम जब हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, तो उस समय पर हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो हमने उष्णकटिबंधीय चीजों को हमने देख लिया है, अब देखना है मानसूनी क्यों। तो अब चूंकि वर्षा के टॉपिक में ही आपको मानसून जो है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वो मानसूनी महीनों में ही वर्षा होती है। मानसूनी महीने का मतलब कि जो वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है, लगभग वो जून से लेकर के आपका सितंबर माह तक, उसी 3 या 4 महीनों में हमारे मध्य प्रदेश को अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, जो कि मानसूनी हवाओं के कारण होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में होने वाली ऐसी वर्षा को हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज और देखना है, ऐसा नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ ये जो मानसूनी वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में, ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण होती है। ठीक है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होती है, और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में कुछ शीत ऋतु में भी कुछ वर्षा होती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती वर्षाओं के कारण, चक्रवाती वर्षा के कारण जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि हमारे मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा और चक्रवातों के कारण प्राप्त होती है वर्षा, जबकि लौटते हुए मानसून के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होती है। तो आइए अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा मध्य प्रदेश में वर्षा को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 21 मार्च को जो है हमारा जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है, कहां पर? भूमध्य रेखा पर।
ठीक है। और भूमध्य रेखा के बाद वो 21 जून को पहुंचता है कहां पर, आपका कर्क रेखा में। लेकिन उससे पहले की स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये 0 डिग्री था। अब मैंने आपको बताया जो ये भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसकी जो पोजीशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 21 मार्च के बाद धीरे धीरे अब सूर्य कहां पहुंच रहा है, सूर्य कर्क रेखा के समीप जा रहा है। तो अब हुआ क्या कि मान लीजिए जब सूर्य जो है कहां पे पहुंचा, 8 डिग्री 4 मिनट पे उत्तरी अक्षांश में, तभी हमारे मध्य प्रदेश की जो मुख्य भूमि से है उसमें जो है सूर्य का तापमान उसको प्राप्त होने लगता है। कहने का मतलब कि इस समय पर लगभग वो टाइम पीरियड कब है, 1 जून के समय पर हमारे मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी प्रदेश हैं, जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन प्रदेशों का तापमान जो है काफी बढ़ने लगता है उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा, ठीक है। अब जब इन प्रदेशों का तापमान 1 जून के आसपास लगभग बढ़ने लगता है तो यहाँ का तापमान क्या होता है, यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा होने के क्रम में यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक। इसके विपरीत अब चूंकि यहाँ पे पूरा ये अरब सागर है, अरब सागर में क्या स्थिति बनती है कि यहाँ का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और यहाँ का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मुख्य भूमि है, ठीक है। और जो जमीन की प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर यहाँ की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। अब हवाओं के संबंध में अगर बात करें तो जो हवाओं का रुख होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर रहता है, ठीक है। हमेशा हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो अब ध्यान देना ये है आपको कि यहां पर क्या हुआ कि अब टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, यहां पर क्या है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो हवाएं अब यहां से इस रुख चलेंगी। लेकिन उनका डायरेक्शन तय कौन करता है दोस्तों? उनका डायरेक्शन तय करता है यहाँ पर फेरल का नियम, ठीक है। फेरल के नियम के अनुसार ये जो हवाएं हैं ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जबकि अगर यही चीजें प्रक्रियाएं आपके दक्षिण गोलार्ध में हो रही होती तो फेरल के नियम के अनुसार ही यही हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां से जब हवाएं चलती है तो ये पानी है, ठीक है। अब चूंकि पानी से वो अपनी वही हवाएं जो है आर्द्रता लेकर चलती हैं और चलने के क्रम में उनका जो डायरेक्शन है, अभी जो मैंने आपको बताया फेरल के नियम के अनुसार कि अगर मान लीजिए कि कोई पवन ये ऐसी है तो ऐसी चल रही है तो वो उत्तरी गोलार्ध में कैसी हो जाएगी, अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। तो लगभग 1 जून के आसपास ये हवाएं जो है कहां प्रवेश कर जाती हैं, ये केरल के आसपास। तो ये केरल चूंकि यहाँ पर ये आपको पता है कि ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है यहाँ पर, है ना। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने के कारण ये जो हवाएं हैं जो आर्द्रता ली हुई आगे बढ़ रही हैं ये इनसे टकराती हैं और ये सर्वाधिक वर्षा केरल के आसपास के क्षेत्रों में ये करवा देती हैं, ठीक है। और इसके बाद वो आगे बढ़ती हैं तो उनमें आर्द्रता की चूंकि बहुत कमी आ जाती है ना के बराबर, तो उधर वर्षा नहीं होती है। यही स्थिति जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मतलब 5 जून का जो समय आया, 5 जून के आसपास ये कर्नाटक के आसपास और इधर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास ये वर्षा करवाती है, ठीक है। इसके बाद जब समय बढ़ता है 10 जून के आसपास, प्रक्रिया लगभग सब वही है कि अब जो 10 जून के आसपास लगभग इस क्षेत्र का जो है तो तापमान अधिक हो जाता है और यहाँ पर वायु दाब जो है कम हो जाता है, तो हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इन क्षेत्रों पर बारिश करवाता है। और यही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में पहुंचती है कब, 15 जून के आसपास, कि 15 जून के आसपास हमारे मध्य प्रदेश का टेम्परेचर लगभग बढ़ा होता है, तो यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो यही अरब सागर की शाखा से जो है हवाएं जो है चलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है इस समय पर सर्वाधिक वर्षा कराती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हुई कि ये मैं बात कर रहा हूं मानसूनी महीनों की, कि जब हमारे मध्य प्रदेश को ग्रीष्म ऋतु में जो है वर्षा की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है, एक अरब सागर की शाखा से और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ठीक है। तो बंगाल अगर मैं बात करूं तो वर्षा तो ये दोनों शाखाओं से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की शाखा, लेकिन अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगर इनमें भी कभी कोई एक के बारे में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून की
किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो आंसर क्या होगा वहां पर? अरब सागर की शाखा से। जबकि प्राप्त तो दोनों में होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। तो ये बात समझ में आई कि 15 जून से फिर हमारे मध्य प्रदेश में जो है वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जो लगभग सितंबर माह तक चलता है, ठीक है। और सितंबर माह के बाद में फिर आपको पता है कि, ठीक है, और इसके बाद देखें तो 15 जून तक हमारे मध्य प्रदेश में लगभग वर्षा हो चुकी होती है। इसके बाद 1 जुलाई का जो है, 1 जुलाई के आसपास जो है यही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये आपका राजस्थान और दिल्ली हरियाणा होते हुए जो है निकल जाता है। तो लगभग हमारे भारत में, अगर मैं संपूर्ण भारत की बात करूं तो 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक के समय में हमारे संपूर्ण भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है प्रभावी हो जाता है, या मैं ये कहूं कि बारिश हो चुकी होती है, ठीक है। अब बात मैं करता हूं कि शीत ऋतु में, अब चूंकि ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अब यही जो प्रक्रिया है ये शीत ऋतु में क्या होता है? अब शीत ऋतु में होगा इसके उलट, ठीक है। अब चूंकि शीत ऋतु में चूंकि जो तापमान है यहाँ का ये वो कम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर वायुदाब जो है वो बढ़ जाएगा, किसकी तुलना में? जल की तुलना में। जबकि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तापमान कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। नहीं, यहाँ पर तापमान अधिक होता है और वायुदाब कम होता है। तो हवाएं अब कहां से कहां चलेंगी? स्थल से लेकर और जल की ओर चलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, अब मैं सिर्फ यहाँ पर चूंकि इतना इंपॉर्टेंट अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें ही बता रहा हूँ। तो शीत ऋतु में जो है, तो जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो 1 सितंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक संपूर्ण भारत में होती है। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के समय पर पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा और चक्रवातों के कारण हमारे मध्य प्रदेश को वर्षा, वो भी मालवा के कुछ जिलों में प्राप्त होती है, और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा ही हुई वर्षा को हमारे मध्य प्रदेश में मावठा कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान सिर्फ इतना देना है आपको कि शीत ऋतु में हमारे मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से कोई वर्षा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था आपको वर्षा। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश में वर्षा प्रदेश की, मध्य प्रदेशों को कितने वर्षा प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में वर्षा प्रदेश। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने वर्षा प्रदेश है? तो हमने मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 4 वर्षा प्रदेशों में बांट करके हम इसको पढ़ते हैं। तो कौन कौन से 4 वर्षा प्रदेश हैं वो देखते हैं। यहाँ पर पहला आपका कि औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, मतलब कि मध्य प्रदेश का ऐसा प्रदेश जहां पर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा से कम वर्षा होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि 112.15 सेंटीमीटर हमारे मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो औसत वर्षा से कम वर्षा का क्षेत्र। दूसरा है आपका औसत वर्षा का क्षेत्र, मतलब जहां पर 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो हमारी औसत मात्रा है उसके लगभग वो जो क्षेत्र है उनके बारे में। और तीसरा है आपका कि औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र, मतलब कि जहां पर 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वो है आपका औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र। और चौथा पॉइंट है आपका सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, जहां पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो ये एक बार देख लिया आप कि मध्य प्रदेश को मैंने 4 वर्षा क्षेत्रों पर जो है विभाजित किया है, ए, बी, सी, और ये है आपका डी वर्षा का क्षेत्र, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन बनता है आपका 6 मार्कर में या आप बनेगा 5 मार्कर में, तो आपको बस थोड़ा सा 2 लाइन में बताना है आपको मध्य प्रदेश में वर्षा, और उसके बाद ये डायग्राम बना करके, और इन्हीं के बारे में थोड़ा सा आप अगर एक ही पैरा में 2 पैरा में आप डिटेलिंग कर देंगे तो आपके लगभग वो 50 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी जो फिलहाल 100 शब्दों में इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा का स्वरूप बता सकते हैं आपकी। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है मानसूनी हवाओं के द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, और उस आधार पर मुख्य रूप से 4 वर्षा प्रदेशों में हम इसको बांटते हैं। तो ये डायग्राम बनाने के बाद फिर उनको आप थोड़ा बहुत जो है तो डिफाइन उनको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि औसत से कम वर्षा का क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें आपको देखना क्या क्या है कि ये जो है वर्षा प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है। तो आप बता सकते हैं कि यह वर्षा का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। और इस वर्षा प्रदेश में आने वाले जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उन 2, 4, 5 जिलों के नाम लिख सकते हैं।
और इस वर्षा प्रदेश को चूंकि यहाँ पर कम वर्षा होने का रीजन क्या है, एक चीज आपको देखना है कि मध्य प्रदेश का जो अधिकांश जो दक्षिणी हिस्सा है, सॉरी जो पश्चिमी हिस्सा है, उस पश्चिमी हिस्से को कहां से वर्षा प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के द्वारा, ठीक है। और जबकि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन हवाएं, ये दोनों दक्षिण पश्चिम मानसूनी से ही मध्य प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ कम वर्षा होने का कारण ये है दोस्तों, जब अभी हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्षा को देखा था, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक पूरा हमारे पश्चिमी घाट फैला हुआ है, और जब हवाएं चलती है तो पश्चिमी घाट से टकराने के उपरांत जो है वही अधिकांश वर्षा करा देती है, जिससे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हवाओं में की आर्द्रता जो है उनमें कमी आ जाती है, फलस्वरूप यहाँ हमें कम मात्रा देखने मिलती है। तो एक क्षेत्र ये हो गया आपका। दूसरा है आपका औसत वर्षा का क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, और इस वर्षा क्षेत्र में भी आने वाले 2-4 जिलों के नाम आप बता सकते हैं, जैसे सतना हो गया, रीवा हो गया, इधर आपका विदिशा हो गया, सागर हो गया, दतिया हो गया, सीधी हो गया। तो इन जिलों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा हो गया आपका कि औसत से अधिक वर्षा का क्षेत्र, ठीक है। अब इस वर्षा प्रदेश में आने वाले जिलों को आप बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले इस प्रदेश में आते होंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर अनूपपुर है, शहडोल है, जबलपुर का क्षेत्र है, नरसिंहपुर है, बैतूल है। तो इन प्रदेशों को जो है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इस प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र। अब ये जो वर्षा का क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। अगर मैं यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहीं पर एक ऐसा स्थान है जिसका नाम हम जानते हैं पचमढ़ी, कि पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो लगभग 199 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आने वाले 2-4 जिलों के नाम, जैसे कि आप छिंदवाड़ा का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पर सिवनी का भी ले सकते हैं, बालाघाट का कुछ क्षेत्र है, और आपका होशंगाबाद। तो इन 4 जिलों में जो है लगभग वो सर्वाधिक वर्षा का प्रदेश जो है सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये हो जाता है कि पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा है, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाले प्रदेशों में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर एक हमने फैक्ट पढ़ा था भिंड जिले का, कोहल तहसील भिंड जिला, जहां पर सबसे कम वर्षा दर्ज की गई, लगभग कितनी, 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी प्रदेश किस में आता है, ये देखिए औसत से कम वर्षा के क्षेत्रों में। तो निश्चित तौर पर अगर आप इन जिलों को, अगर आप जानते हैं कौन सा जिला कहां पर है, तो डेटास तो आपके सामने लिखे हुए हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। और सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि मध्य प्रदेश में जो है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद ये जो वर्षा का टॉपिक है हमारा, ये यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है ये है मध्य प्रदेश में जलवायु प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो हम पढ़ते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के जलवायु प्रदेशों को संपूर्ण मध्य प्रदेश को बांटा गया है, ठीक है। तो पहला जलवायु प्रदेश जिसे हम बात करें आपका उत्तर का मैदान, दूसरा है आपका मालवा पठार का क्षेत्र, और तीसरा है नर्मदा घाटी, और चौथा है आपका विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश। तो ये 4 प्रदेशों में हमने मध्य प्रदेश को जलवायु प्रदेशों में हमने बांट रखा है। अब अगर बात ये है दोस्तों कि अगर ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आपके मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करिए, तो आप तो को पता तो है कि आप ये 4 मध्य प्रदेश को 4 प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन उसमें लिखना क्या है, कौन कौन से डेटाज आपको उसमें डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ पॉइंट्स आप अगर याद रख ले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि पर्टिकुलर अगर मैं इस प्रदेश की बात करूं, मालवा का पठार क्षेत्र, तो इसमें लिखना है क्या क्या आपको। तो मालवा के पठार क्षेत्र में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मालवा के पठार क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है। तो जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि मतलब समशीतोष्ण का मतलब होता क्या है, कि ऐसी जलवायु जहां पर गर्मी और ठंड ये दोनों जो है साधारण पड़ते हैं, ना तो अधिक गर्मी और ना ही अत्यधिक
ठंड पड़ती है, तो ऐसी जलवायु को हम क्या नाम देते हैं, समशीतोष्ण जलवायु। अब चाहे तो आप इसका थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा आपको अगर दर्शाना है तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी के समय पर लगभग टेम्परेचर कितना रहता है इस प्रदेश का, तो लगभग 40 से लेकर और 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जबकि ठंड, चूंकि ठंड भी साधारण है, तो आपकी 10 से लेकर लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड होती है यहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप ये आपने बता दिया कि चूंकि गर्मी और ठंड ऋतु में यहाँ का तापमान लगभग कितना होता है। इसके बाद बता दोगे आप, क्योंकि वर्षा को भी हमने जलवायु में सम्मिलित किया था, तो वर्षा की मात्रा अभी हमने देखा कि हमने मध्य प्रदेश को जलवायु वर्षा क्षेत्रों में भी हमने विभाजित करके देखा था। तो अब आप बताएं कि ये जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग कितनी वर्षा होती है। तो हमने देखा था कि ये जो वर्षा का क्षेत्र है, ये लगभग आपका 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है। तो हमने लिख दिया कि 75 से लगभग 125 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ पर होती है। और फिर इस वर्षा प्रदेश में आने वाले, इस जलवायु प्रदेश में आने वाले जो जिले होंगे, उन जिलों के आप जो है तो नाम लिख दीजिए यहाँ पर, कि मोस्टली यहाँ पर नीमच हो गया, इंदौर हो गया, या जो भी क्षेत्र आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि राजगढ़ हो गया, आपका आगर मालवा हो गया, भोपाल हो गया, गुना हो गया, इन क्षेत्रों को आप यहाँ पर जो है तो सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर इसी में बात करते हैं हम दूसरा, उत्तर का मैदान। ठीक है, उत्तर के मैदान में जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर प्राप्त होती है। अब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है कि यहाँ पर गर्मी के दिनों में जो तापमान है वो अत्यधिक होता है, तो यहाँ पर गर्मी भी अच्छी पड़ती है, मतलब कि टेम्परेचर गर्मी के दिनों पे अच्छा उच्च रहता है। और ठंड में यहाँ का टेम्परेचर भी क्या है, बहुत गिर जाता है, मतलब ठंड भी पड़ती है और यहाँ पर गर्मी भी अत्यधिक पड़ती है। अब यहाँ का जो उत्तर के मैदान में जो वर्षा होती है वो लगभग 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद यहाँ पर आने वाले जो प्रमुख जिले हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपका भिंड हो गया, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, सागर हो गया, निवाड़ी हो गया। इन जिलों के नाम भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया आपका। इसके बाद आपका तीसरे पर नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी में तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया है नर्मदा घाटी के लिए और विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश के लिए, क्योंकि इन दोनों जलवायु प्रदेशों में, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों जलवायु प्रदेशों की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तो पहला, अगर आप लिख रहे हैं नर्मदा घाटी के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि नर्मदा घाटी जो जलवायु क्षेत्र है, यहाँ क्या जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु की विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर गर्मियों में अत्यधिक यहाँ का तापमान होता है, मतलब गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और ठंड कैसी होती है, यहाँ पर साधारण होती है। अब अत्यधिक ठंड है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु है, तो आपने यहाँ पर जैसे लिख दिया कि गर्मी के दिनों का औसत तापमान यहाँ का 40 से 42 है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी कैसी है, साधारण है। यहाँ पर गर्मी कैसी पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। तो आप जब यहाँ पर अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बताना होगा तो क्या कर देंगे, आप इसको 40 से बढ़ाकर आप 45 तक कर सकते हैं, कि 40 से लेकर के लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद ठंड की बात करें हम नर्मदा घाटी में, तो ठंड जो है यहाँ की साधारण होती है। इसके बाद वर्षा की बात करें कि नर्मदा घाटी जो जलवायु क्षेत्र प्रदेश है, यहाँ का वर्षा जो है लगभग 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने वर्षा क्षेत्रों में पढ़ा था कि ये जो क्षेत्र है पूरा मालवा का पठार, यहाँ पर वर्षा जो है तो सबसे कम होता है। तो यहाँ से लेकर, और इस क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने वाले आप 2-4 जो जिले हैं, उन जिलों के नाम आप बता सकते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा या खंडवा, खरगोन बता सकते हैं। इसके बाद बात करें, लास्ट है आपका विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश। अब आपको इसके बारे में पता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता कि यहाँ पर गर्मी अधिक होती है और ठंड कैसी पड़ती है, साधारण। ठीक है, और वर्षा की मात्रा बताना है तो वर्षा की मात्रा कितनी है, लगभग यहाँ 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। और आने वाले जिले जो है वो आप सतना, रीवा, कटनी, आप उमरिया, शहडोल इत्यादि आप जिलों के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बस आपको ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, कौन सी जलवायु है,
ग्रीष्म ऋतु का तापमान कितना है, शीत ऋतु का तापमान कितना है, वर्षा की मात्रा कितनी है। अगर आप ये सारी चीजें आप बता सकते हैं तो आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हमारा विषय था वो यहाँ पर जो है तो कंप्लीट होता है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मैंने चूंकि एक मध्य प्रदेश की पूरी सीरीज चालू की है और मध्य प्रदेश में की सीरीज के क्रम में मैंने शुरू से बताना चालू किया और लगभग ये पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उन सभी के बारे पर यहाँ पर मैं लेक्चर दूंगा और आप तक सारी चीजें पहुंचाऊंगा। तो मेरा कहना ये है कि ये जो लेक्चर है ये ना सिर्फ एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि स्टेट लेवल में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो, चाहे वो एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, वो सभी परीक्षाओं के लिए चूंकि मध्य प्रदेश जो है आपका एक इतना इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है, क्योंकि आप जो है तो मध्य प्रदेश में रह करके और मध्य प्रदेश की ही सेवा के लिए ही सेवाएं देने जा रहे होते हैं। तो आपसे अनुभव आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप जो है तो इस वीडियो पर लगातार नजर बनाए रखें और उम्मीद है कि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।